कहते हैं कि सबसे ज़्यादा एक शख्स पर हक़ उसकी माँ का होता है। माँ और बेटे का रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कोई ना कोई पर्दा ज़रूर रहता है। लेकिन मेरे बेटे ने एक ऐसी हरकत की कि मैं हैरान रह गई, और ये सब किसके लिए कर रहा था, ये जानकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अपने बेटे से इसकी उम्मीद नहीं कर सकती थी। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा उसने हरकत की, लेकिन उसकी इस हरकत ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी और मैं बहुत परेशान रही। जब हकीकत जान गई तो पता हुआ कि अभी जहनी तकलीफ़ ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हुई थी, क्योंकि उसने एक ऐसी औरत से, मेरा नाम सीता है, मेरी शादी एक ऐसे मर्द से हुई थी जो अपने ख़ानदान की जिम्मेदारी लेने के काबिल नहीं था। जब तक उसे मेरी ज़ात में दिलचस्पी थी, उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में रखा, और फिर जब उसे कोई और पसंद आ गई तो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। उसे नहीं पता था कि मैं पेट से हूँ। उसे सारी ज़िंदगी ये पता न हो सका कि उसका एक बेटा भी है, क्योंकि जब हम साथ थे तो वह बार बार यही कहता था कि मुझे एक प्यारा सा बेटा चाहिए, और उसे बच्चों का बहुत शौक़ था। पर फिर भी उसके दिमाग पर बच्चों से ज़्यादा उसकी अपनी इच्छा सवार थी, इसीलिए उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शायद ये मेरा उससे बदला लेने का तरीका था। मैं उसे बताना नहीं चाहती थी कि उसका एक बेटा है जो दिखने में भी बिल्कुल वैसा ही लगता था। अगर वह देखता तो बहुत खुश होता, लेकिन वह जानता ही नहीं है, और वह कभी उसकी शक्ल नहीं देख पाएगा। इंसान को कभी भी अपने अहम को जितने नहीं देना चाहिए, क्योंकि इंसान जलील होता है। मैंने भी अपना बदला तो ले लिया, और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि मैं भी तो एक जवान लड़की थी और उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की थी। सपने तो उसने मुझे 7 जन्मों के दिखाए थे, लेकिन मुझे 7 महीने में ही छोड़कर चला गया था। पर अकेले एक बेटे को पालना कोई आसान काम नहीं था। मेरे माँ बाप पहले ही इस दुनिया में नहीं थे। लोगों के घर काम किया, कभी सोचा भी नहीं था कि क्यों किसी के घर में काम करना पड़ेगा, बर्तन घिसने पड़ेंगे, कपड़े धोने पड़ेंगे। ये सबका परेशानी नहीं होते, वो भी एक अकेली औरत के लिए। पर जब अपने बेटे को देखती थी तो बहुत हिम्मत मिलती थी। सोचती थी कि खुद कुछ भी करना पड़ेगा, लेकिन अपने बेटे की ज़िंदगी मुश्किल नहीं होने दूंगी। और यही हुआ। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन अपने बेटे को पढ़ाया ताकि वो एक बड़ा आदमी बन सके। लेकिन कहते हैं कि आपका अतीत आपके हालात पर हावी हो ही जाता है, और आपके बच्चे वही बनते हैं जो आप थे। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया था। एक शख्स से मोहब्बत करके उससे शादी कर ली, लेकिन उसने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। फिर पेट में बच्चा था कि मुझे तलाक मिल गई। हाथ में तलाक के पेपर लिए बैठी थी तो पता चला कि माँ बनने वाली हूँ। फिर लोगों के घर काम कर करके बच्चे को पाला। अब एक किराए का छोटा सा घर था। घर में ज़रूरत की चीज़ें थीं। अब मैं लोगों के घर की सफाई नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ एक घर में खाना पकाया करती थी। ये काम मुझे आसान लगता था और इज्जत वाला भी। मैं अपने बेटे को जैसा नहीं बनाना चाहती थी, वो वैसा ही बन चुका था। न उसकी कोई सोच थी, न उसका कोई मकसद। पढ़ाई उसने पूरी कर ली थी, लेकिन नौकरी उसे मिल नहीं रही थी, क्योंकि पढ़ाई कम थी और नौकरी के लिए उसे बड़ी डिग्री की ज़रूरत थी। लेकिन अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे किसी बड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भेजूं, और वो खुद भी इस मामले में बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो कहता था कि मेरा दिमाग पढ़ाई में नहीं लगता था। कभी कोई काम उसे मिल जाता तो कर लेता था। घर में महीने में 2-4 दफ़ा थोड़े बहुत पैसे ले आता था। उसे देखकर मैं परेशान होती थी कि मैं उसे क्या बनाना चाहती थी और ये क्या बन गया। वही तो मेरी ज़िंदगी का मरकज़ था, जिसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस बात का मेरे पास कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। जैसे उसकी ज़िंदगी में एक नहीं, बहुत सारी लड़कियां हैं। कोई आती है, कोई जाती है, क्योंकि फ़ोन की तरफ देखकर मुस्कुराता रहता था। एक दफ़ा फ़ोन पकड़कर बैठ जाता तो उसे फिर पता ही नहीं होता कि घर में कौन आया, कौन गया। आंधी आई, तूफ़ान आया, सुबह से शाम हो गई। मैंने भी ये मोहब्बत का खेल खेला हुआ था। मुझे भी पता था कि ऐसी बेफिक्री तभी होती है जब आप किसी के साथ इश्क माशूकी की बातें कर रहे हो। इसकी तो उम्र भी थी। मैं ये नहीं कहती थी कि इस उम्र में ये काम ना करें, लेकिन पहले अपने आप को तो ठीक करता, घर के काम ठीक से करता, पैसे कमाता। उसके बाद जो मर्ज़ी करता, जिस मर्ज़ी लड़की से कहता कि मेरी शादी करवा दो, मैं करवा देती। वो होते हैं ना बेटे, जैसे इंसान कहता है कि मुझे मेरे बेटे पर बड़ा नाज है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था।
वो एक बिना सोचे समझे वाला इंसान था जो मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचता था। मैंने उसे 1000 दफ़ा कहा कि कहीं से कर्जा लेकर छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लो ताकि तुम्हारे पास कुछ तो हो, लेकिन उसका दिल किसी भी काम में नहीं लगता था। सुबह घर से जाता यूं ही गलियों में भटकता रहता और रात को वापस आ जाता। एक दिन मेरा बेटा मेरे पेट में अचानक से दर्द होने लगा और मुझे फ़ौरन से बाहर जाने की ज़रूरत पेश आई तो मैं बाथरूम में चली गई। लेकिन जब बाथरूम से वापस आई तो देखा कि मेरा बेटा अलमारी बंद कर रहा था। यह अलमारी मेरे कमरे की थी। इसमें मेरे बेटे का कोई सामान मौजूद नहीं था। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ चाहिए? तो कहने लगा कि नहीं, आपकी अलमारी खुली थी इसलिए मैंने बंद कर दी, जबकि मुझे याद है कि मेरी अलमारी बंद ही थी। वो थोड़ा घबरा भी गया था, लेकिन मेरी अलमारी में तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसे वो इस्तेमाल कर सकता था। सोचा कि शायद अलमारी खुली होगी। इस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन रात को फिर एक अजीब हरकत हुई। मैं रात को सो रही थी कि अचानक से मेरा बिस्तर बुरी तरह हिलना शुरू हो गया, जैसे मेरा बिस्तर झटके ले रहा हो। मुझे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और जल्दी जल्दी लैंप की रोशनी ऑन की तो महसूस हुआ कि कमरे में तो कोई भी नहीं था। शायद भूकंप आ रहा था। मैं फ़ौरन अपने बेटे के कमरे की तरफ भाग गई कि उसे भी जगा दूं, क्योंकि झलझला बहुत तेज़ था और हमें फ़ौरन घर से बाहर निकल जाना चाहिए था। लेकिन जब बेटे के कमरे में गई तो कमरे में मेरा बेटा मौजूद नहीं था। वैसे तो मैं उसके कमरे में जाने से पहले बाहर दस्तक ज़रूर करती थी, लेकिन झलझला आ रहा था, इसीलिए डायरेक्ट ही अंदर दाखिल हो गई और बेटा कमरे में नहीं था और बिस्तर को देखकर लगता था कि वो बिस्तर पर सोया ही नहीं। बाथरूम वैसे भी बाहर था तो वो बाहर बाथरूम में भी नहीं था। सोचने लगी कि रात के 2 बजे मेरा बेटा घर पर नहीं है तो कहाँ है। उसे सारे घर में तलाश कर लिया, घर था भी छोटा सा ही। फिर उसके नंबर पर कॉल की तो बेल जाने लगी। ये शुक्र है कि बेल जा रही थी और उसने फ़ोन भी उठा लिया। मैंने कहा कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त घर पर होना चाहिए था, लेकिन तुम घर पर नहीं हो तो कहाँ हो? जहाँ भी हो वापस आओ। उसने कहा कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ और वो वाकई जल्दी वापस आ गया। मैं दरवाजे में ही खड़ी अपने बेटे का इंतज़ार कर रही थी और मेरी आंखों में गुस्सा था कि ये पहली दफ़ा हुआ था कि मेरा बेटा घर पर नहीं था। मैंने उसे बड़ी पाबंदियों में पाला था। मैंने उसे कभी भी घर से बाहर नहीं निकलने दिया, दोस्तों के साथ नहीं जाने दिया, जब तक कि वह बड़ा नहीं हो गया। मैंने उसे कभी भी आज़ाद नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका मेरे अलावा कोई नहीं था और मेरा उसके अलावा कोई नहीं था। मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो जाए, इसलिए उसका हद से ज़्यादा ख्याल करती थी। कुछ लोग मुझसे ये भी कहते थे कि इसे घर में बिठा कर रखा है तो ये दुनियादारी कैसे सीखेगा, और मैं कहती थी कि सीख लेगा, लेकिन वे लोग ठीक कहते थे। अब इसे किसी बात का पता ही नहीं था। मैंने उसे आते ही बातें सुनाना शुरू कर दी। रात के 2 बजे घर से बाहर तुम्हारा क्या काम है? कौन सा ऐसा काम था कि तुम मुझे बताए बिना घर से गायब थे? अगर मैं ना आती तो मुझे पता ही नहीं चलता और तुम सारी रात घर वापस नहीं आते। क्या कर रहे थे तुम घर से बाहर, किसके साथ थे? अभी मेरे मुंह में ये अल्फाज थे कि मुझे किसी परफ्यूम की खुशबू आई। ये खुशबू किसी लेडीज़ परफ्यूम की थी जो मेरे बेटे के साथ ही घर में दाखिल हुई थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, मेरे बेटे को खुशबू लगाने की कोई आदत नहीं थी। मेरा बेटा बड़ा ही अजीब किस्म का इंसान था। उसे किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए ये कहना बेहतर होगा कि वो ना धर्म का था और ना वो कर्म का। परफ्यूम वाली बात मैंने अपने बेटे से नहीं की, क्योंकि अगर मैं पूछती भी तो शायद वो मुझे नहीं बताता। लेकिन उससे किसी औरत के परफ्यूम की खुशबू उठ रही थी। मेरा दिल बैठ सा गया। सोचा कि पहले इससे पूछूं कि वो कहाँ था। उसने कहा कि मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मैं वहाँ चला गया। जल्दी में आपको बताना याद भी नहीं रहा। मैंने कहा कि सच सच बताओ, क्या यही बात है? कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? कहने लगा कि अगर किसी गलत काम में मशगूल होता तो आपकी कॉल भी नहीं उठाता। आपकी कॉल उठाई और फ़ौरन वापस आ गया हूँ। मेरा दोस्त मुश्किल में था। मैं अपने बेटे से परफ्यूम वाली बात तो करना चाहती थी, लेकिन जाने क्यों नहीं की। सोचा कि शायद वाकई वो सच बोल रहा है। और परफ्यूम का क्या है, शायद वो परफ्यूम किसी और ने लगाया हो। पर अगले दिन जब मैं अपने बेटे के कपड़े धो रही थी तो मैंने देखा कि उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मैं बुरी तरह हैरान हो गई कि ये खून किसका है और कैसे लग गया उसके कपड़ों पर। फ़ौरन उसे बुलाया और पूछा तो कहने लगा कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ है, मैंने आपसे कहा था। क्योंकि मैंने उसे उठाकर अस्पताल ले गया था, इसलिए लग गया होगा। आप बार बार परेशान क्यों हो जाती हैं? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अब मुझे अपने के पर थोड़ी शर्मिंदगी हुई।
मैं शायद ज़रूरत से ज़्यादा ही प्रतिक्रिया दे रही थी। मैंने अपने बेटे से कहा कि मेरा तुम्हारे अलावा है कौन, इसलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। मेरा बेटा 2 घंटे बाद मेरे लिए बहुत अच्छा सलाद बनवा कर लाया। उसने कहा कि ये एक नया होटल खुला है जो ताज़ा सब्जियों से ये सलाद बनाता है। आप हमेशा मेरे लिए बहुत परेशान रहती हैं, मेरे चक्कर में अपना भी ख्याल नहीं रखती। आप ये खाएं, मैं भी आपके पास ही बैठा हूँ। वैसे मेरे बेटे को किसी का एहसास होता नहीं था, लेकिन वो मेरा एहसास नहीं करता तो और कौन करता। आखिर मैं उसकी माँ थी। लेकिन आज भी यही हुआ कि सलाद खाते ही मेरे पेट में कुछ गड़बड़ हो गई, ऐसी कि मैं अपने बेटे को बता भी नहीं सकती थी। फौरन बाथरूम की तरफ भागी और जब वापस आई तो सामने का मंजर देखकर हैरान रह गई। मेरा बेटा मेरी अलमारी में से कुछ तलाश कर रहा था। मैं कमरे में आने के बजाय बाहर ही रुक गई। उसने अलमारी बंद की और वहां से बगैर मुझे बताए चला गया कि मैं जा रहा हूँ। मैंने फौरन वापस आकर अलमारी चेक की। मेरी अलमारी में ना तो कोई सोना था और ना ही रकम। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे होते थे जो खर्च हो जाते थे, इसलिए मेरा बेटा कोई चोरी नहीं कर रहा था, क्योंकि अलमारी में ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। मेरे कपड़े और निजी इस्तेमाल की चीज़ें थीं और कुछ ऐसे नए कपड़े थे जो मैंने इस्तेमाल नहीं किए थे। मैं अपनी बहू के लिए अभी से रख रही थी और मेरे पास था ही क्या। जब मैंने अलमारी में देखा तो बाज़ाहिर कोई चीज़ गायब नहीं थी। वैसे भी मेरी चीज़ों में मेरे बेटे का क्या काम था, लेकिन फिर वो अलमारी में तलाश क्या कर रहा था और उसे कुछ चाहिए था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? या फिर मुझे बताता कि मुझे चीज़ नहीं मिल रही तो आप तलाश कर दें। जब कोई किसी के घर चोरी करने के लिए आता है तो वह सबसे पहले अलमारी पर ही हाथ डालता है। लोग अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अलमारी में ही रखते हैं। हो सकता था कि वह पैसे चोरी करना चाहता हो। मेरी अलमारी में इस वक्त सिर्फ 1,000 रुपये पड़े हुए थे। मैंने देखा तो वह उसी जगह पर पड़े थे और इतने सामने पड़े थे कि एक दुपट्टा हटाओ तो उसके नीचे थे। लेकिन उसने पैसे नहीं उठाए थे। दुपट्टा पैसों के ऊपर से हटा हुआ था, इसका मतलब कि उसे पैसों का कुछ नहीं करना था। ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिनकी समझ ना आए। खैर, 2 दिन बाद मैंने अपनी अलमारी से सारे कपड़े निकाले और उन्हें सेट करके रखने लगी तो मुझे एहसास हुआ कि मेरी कुछ पर्सनल चीज़ें अलमारी से ही गायब थीं, लेकिन मैं उन चीज़ों को अलमारी के अलावा कहीं और नहीं रखती थी और वो चीज़ें अलमारी में नहीं थीं। समझ नहीं आ रहा था कि गईं तो गईं कहाँ। उसका बाप भी इसकी तरह बहुत ज़्यादा आशिक मिजाज और आज़ाद था। वह भी लड़कियों को कैसे खुश करना है अच्छी तरह जानता था। जब मेरी उससे बातें नहीं होती थीं और हमने शादी कर ली, वह मेरे लिए ऐसे ऐसे सुंदर कपड़े लाता था जो एक पत्नी सिर्फ अपने पति के सामने ही पहन सकती है। लेकिन वे कपड़े बहुत महंगे और खूबसूरत होते थे, पर वो कपड़े मैं ज़िंदगी में फिर कभी नहीं पहन सकती थी और ना ही मुझे पहनने चाहिए थे, इसलिए मैंने उन्हें भी संभाल कर रखा हुआ था। यूँ समझ लीजिए कि अपने पति की यादों के तौर पर रखा हुआ था। वैसे तो उसका नाम सोचकर ही मुझे गुस्सा आता था, लेकिन दिल के किसी कोने में मोहब्बत जिंदा थी, इसलिए शायद इन्हीं चीज़ों पर रखा हुआ था। और अब मैं हैरान इसलिए हो रही थी क्योंकि मेरी इस तरह की चीज़ें ही गायब हो रही थीं। अभी मैं इतनी बूढ़ी नहीं हुई थी कि चीज़ें रखकर भूल जाऊं, लेकिन कोई ना कोई चक्कर ज़रूर था। 30 साल की थी जब मेरा बेटा जवान हो गया था और अभी मैं 32 साल की थी और वह 18 साल का था। 32 साल कौन सी ऐसी उम्र होती है किसी औरत के लिए? जिसका वज़न भी ज़्यादा ना हो तो वह 25 साल की भी नहीं लगती। मैं तो जवान ही लगती थी। अभी भी चाहती तो किसी से शादी कर सकती थी। अभी नहीं तो कुछ साल पहले कर सकती थी। कोई ना कोई मिल ही जाता। लेकिन शादी इसलिए नहीं की क्योंकि संजय से धोखा खाने के बाद मेरा दिल ही मर गया। उसने अगर मुझे धोखा ही देना था तो उसे मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें नहीं करनी चाहिए थीं। उसने तो यहाँ तक कहा था कि तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ जाऊंगा, अब तो हमें भगवान भी अलग नहीं कर सकता। और फिर एक दिन खुद ही मुझे छोड़कर चला गया क्योंकि उसके माँ बाप ने उसकी शादी किसी बहुत बड़े परिवार में तय कर दी थी और वह मुझे अपने माँ बाप से नहीं मिलवा सकता था। ये कैसी लड़की को, जिसके माँ बाप भी जिंदा नहीं थे, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बस देखने में सुंदर थी। लेकिन मेरी सुंदरता मेरे पति के लिए थी, उसके घर वालों को क्या फ़ायदा। मेरी अक्ल ने काम किया और मैंने अपनी चीज़ों की जगह बदल दी कि अगर कोई यहाँ से वो चीज़ें निकालने आए तो उसे वक्त लगे और उस वक्त में मैं उसे देख सकूं कि वो कर क्या रहा है। अगले दिन मेरा बेटा फिर से मेरे लिए कुछ लेकर आया। मैंने उसे कहा कि मुझे ये नहीं खाना, ये खाने से मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो मेरा बेटा मुझे लंबी लंबी बातें समझाने लगा। कहने लगा, इसीलिए आपकी तबीयत ख़राब होती है क्योंकि आपको इन चीज़ों की आदत नहीं है। आप ये खाएंगी तो आपको आदत हो जाएगी। हम लोग पानी मिला दूध पीते हैं,
इसलिए जब हम खालिस दूध पीते हैं तो हमारे पेट खराब हो जाते हैं। हमारी बॉडी को ये चीज़ें खाने की आदत नहीं है ना, लेकिन जब हम खाते हैं तो हमें फ़ायदा बहुत होता है। मैं सोच रही थी कि इसमें ये सारे लेक्चर कहाँ से लिए हैं। इसे तो इन सारी बातों के बारे में पता ही नहीं था। इसे सिर्फ अपना पता होता था। जाने क्यों वह बज़िद था कि मैं वह खा लूँ। मेरा सलाद खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। लेकिन वह फिर भी मेरे सिर पर नाच रहा था। मैंने उसे डांट दिया कि तुम्हारा परेशानी क्या है? तुम्हें एक बात से मना कर दिया है तो मना क्यों नहीं हो जाते? पहले तो कभी ऐसी हरकत नहीं करते थे, अचानक से तुम्हें हो क्या गया है? उसने कहा कि मैं तो सिर्फ आपकी फ़िक्र कर रहा था, लेकिन शायद आपको मेरा तरीका पसंद नहीं आया। वह नाराज़ होकर चला गया, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि आजकल वैसे ही उसकी हरकतें बहुत मशकूक, संदिग्ध हो गई थीं। उसी दिन रात को जब मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैंने अचानक से उसे कमरे में जाते हुए देखा, और फिर जब मैं कमरे में पहुंची तो वह मेरी अलमारी खोलकर खड़ा था। अब की बार मैंने उसे बुरी तरह से टोका कि क्या कर रहे हो यहाँ पर, क्या काम है तुम्हारा? तो कहने लगा कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और वहाँ से चला गया। जब मैंने अलमारी को देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि जो दराज खुला हुआ था उसमें जो भी चीज़ पड़ी थी उसका मेरे बेटे के साथ कोई वास्ता नहीं हो सकता था। वह मेरी पर्सनल चीज़ें थीं। ऐसी चीज़ें तो औरतें अपने पति के सामने भी नहीं निकालतीं। शर्म आती है तो जाहिर मैंने भी दराज के अंदर छुपा कर रखी हुई थी, और यह मेरी अलमारी थी। हम पर वह वक्त भी आया जब हमारे घर में कुछ नहीं था, लेकिन अभी थोड़े बहुत पैसों से इतना कर लिया था कि मेरी अलमारी अलग थी, और मेरे बेटे के कमरे में उसकी अलमारी थी, जिसमें उसके सारे कपड़े और उसकी चीज़ें पड़ी होती थीं। वह कभी भी मुझसे नहीं पूछता कि कहाँ। मैं कपड़े धोकर फिर से वहीं पर रख देती थी। मैंने सामान चेक किया तो मेरी झाती चीज़ों में से फिर से कुछ सामान गायब था, और इस दफ़ा मेरे 2 सूट भी गायब थे। अब मेरा माथा ठनक गया था। आखिर यह लड़का कर क्या रहा था? क्या यह मेरी चीज़ों को बेच तो नहीं रहा था? लेकिन इन चीज़ों के लिए कौन पैसे देगा? ये तो इस्तेमाल की हुई चीज़ें थीं। आखिर यह कर क्या रहा है? समझ नहीं आ रही थी कि मेरा बेटा कर क्या रहा था। ये जो सलाद लेकर आता था, इसमें कोई ऐसी चीज़ होती थी जिसको खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता और मैं कमरे से बाहर निकल जाती थी। और फिर वह मेरे जाने के बाद मेरी अलमारी में से मेरा सामान चोरी कर रहा था। जब किसी बात के बारे में सच्चाई जाननी हो तो कोई ना कोई प्लान तो बनाना पड़ता है, क्योंकि जिससे आप पूछ रहे हैं उसने तो आपको बताना नहीं, तो फिर आपको खुद ही कोई तरीका निकालना पड़ेगा। और तरीका यही था कि मैं कोई प्लान बनाती। वैसे आज भी कैसा दिन था कि अपने बेटे के खिलाफ प्लान बना रही थी, लेकिन उसकी हरकतें भी तो ठीक नहीं थीं। आजकल तो बच्चे माँ बाप की बात नहीं समझते, भी नहीं होता अगर बच्चे कैसी कैसी हरकतें नहीं करते हैं। मेरी भी 3-4 बच्चे नहीं थे, खराब हो जाते तो मैं किसी की कोई बात नहीं। बाकी तो ठीक है, मेरा तो एक ही बेटा था, एक ही उम्मीद थी मेरी। मेरा पुराना पति संजय तो ऐसा आदमी निकला तो उसने पलट कर देखा भी नहीं, पूछा भी नहीं कि कहाँ हो, कैसी हो, किस हाल में हो। वह शहर का नहीं था, वह दूसरे शहर का था। यहाँ पर किसी काम से आया था, लेकिन कहता था कि तुम्हारी खूबसूरती देखकर वापस जाने का दिल नहीं करता। उसने पहले मुझे पटाने की बहुत कोशिश की थी, पर मैंने भी कहा था तो शादी करते हो तो ठीक है, इसलिए तो हमने शादी की थी। एक दिन वह मेरे लिए सलाद बनवा कर लाया। मैंने वह खाया नहीं, लेकिन उसे यही बताया कि मैंने सलाद खा लिया है। उसके सामने बाहर जाने का बहाना करके बाहर निकल गई, लेकिन दरअसल कमरे से बाहर नहीं गई थी, बल्कि रोशनदान से देख रही थी। और फिर वहाँ कमरे में क्या हुआ, वह देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई। मेरा बेटा अलमारी से मेरी झाती चीज़ निकालकर उन्हें हाथ में पकड़े खड़ा था। मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं। मैंने तुरंत ही उसके हाथ से वो चीज़ें लेकर अलमारी में डाल दी और ज़ोर से अलमारी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरा बेटा शर्मिंदा हो गया और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। मैंने कहा, ये क्या हरकत है, क्या कर रहे हो यहाँ पर? तो वह कहने लगा कि वह कुछ ढूंढ रहा था। मैंने कहा, हाँ, 4-5 दिन से तुम सारी चीज़ें मेरी अलमारी में ही ढूंढ रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है इन चीज़ों के साथ? किसी तरह की हरकत कर रहे हो? भगवान के लिए मुझे बताओ, नहीं तो मेरा दिल फट जाएगा। मेरे दिमाग में बुरे ख्याल आ रहे हैं। मेरा बेटा मेरे इस प्रतिक्रिया पर चिढ़ गया और कहने लगा, क्या हो गया अगर मैं कोई चीज़ तलाश कर रहा था और मेरे हाथ इन चीज़ों में पड़ गए तो? आपको क्या लगता है मेरा इनके साथ क्या मकसद और काम हो सकता है? आप ड्रामा देखना कम करें,
ड्रामा देख देख कर आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई हैं। उल्टा वह मुझे ही बातें सुनाने लगा और तुरंत कमरे से चला गया। मुझसे नज़रें नहीं मिला रहा था और बहुत घबरा भी गया था। ये वही बात सही है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और चोर इसलिए ऐसा करता है ताकि उसके ऊपर कोई बात ना करे। मेरा बेटा मेरे साथ लड़ने लगा ताकि मैं असल बात भूल जाऊं और मेरा दिमाग बंद हो गया, लेकिन यह बड़ी बात थी जो मैं भूल नहीं सकती थी। आज से पहले तो उसने कभी इस तरह की हरकतें नहीं की थीं। पहले वह मुझे सलाद खिलाने लगा जिससे मेरे पेट में गड़बड़ हो जाती ताकि मैं अपने कमरे से निकल जाऊं। वह इत्र की खुशबू। फिर एक दिन मैंने देखा कि वह अपने कमरे में नहीं था। फिर उसका मेरी निजी चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करना और फिर मुझसे झूठ बोलना, अजीब तरह से पेश आना, कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर थी। अब एक ही काम था कि मैं अपने बेटे का पीछा करूं कि आखिर यह जाता कहाँ है। मैंने देखा था कि मेरा बेटा सुबह सुबह घर से निकल जाता और फिर पूरा दिन घर नहीं आता था। दोपहर में घर आता था मेरे लिए सलाद लेकर, और उसके बाद फिर कहीं गायब हो जाता था। मैंने सोचा कि एक दिन मैं अपने बेटे का पीछा करूं और पता करूं कि यह जाता कहाँ है। मैंने बुर्का पहन लिया ताकि उसे पता ना चले। वह घर से निकला तो मैंने देखा कि उसके हाथ में कोई चीज़ थी। गौर करने पर पता चला कि यह तो उसका नाश्ता था जो मैंने उसे बना कर दिया था, लेकिन उसने नाश्ता खुद नहीं किया और उसे शॉपर में डालकर जाने किसके लिए लेकर जा रहा था। इसका मतलब वह रोज़ा यहीं करता था। वह मोहल्ले के उस घर की तरफ बढ़ा जो कई सालों से खाली था। उस घर में आग लग गई थी और उसके मालिक मुल्क से बाहर होते थे, लेकिन एक शख्स उस घर की देखभाल करने के लिए आता जाता था। उस घर में यह भी मशहूर था कि यहाँ पर किसी आत्मा का साया है, इसलिए कोई भी उस घर में जाता नहीं था। लेकिन मेरा बेटा उसी घर में जा रहा था, और वह भी दरवाज़ा खोलकर। इतना बहादुर कब से हो गया कि ऐसे घर में जाना था। अभी मैं उसके पीछे जा रही थी तो मुझे डर लग रहा था। ऐसे कोई घर खाली छोड़कर जाए तो वह घर कभी भी खाली नहीं रहता, लेकिन यहाँ पर यह मशहूर था कि इस घर में किसी आत्मा का वास है, इसलिए कोई नहीं जाता। अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरा बेटा उस घर में क्यों गया। मैं उसके पीछे पीछे अंदर जाना चाहती थी, लेकिन अंदर नहीं जा सकती थी। लेकिन खिड़की से अंदर झांका तो सामने एक कमरा था और उसके बाद एक और कमरा था जिसकी टूटी हुई खिड़की से मुझे मेरा बेटा नजर आया। यानी अगर मैं चली जाती तो उसने मुझे नहीं देखा होता। मैं अंदर दाखिल हो गई और फिर उसी टूटी खिड़की से झांककर अंदर देखा तो सामने का मंजर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। वहां पर एक लड़की खड़ी थी जिसकी उम्र मेरे बेटे के बराबर ही होगी। मेरे बेटे ने नाश्ता उसे पकड़ा दिया और वह पागलों की तरह खाने लगी, जैसे कभी खाने को कुछ ना मिला हो। और उस लड़की ने मेरे कपड़े पहन रखे थे, मेरे जूते भी, और क्योंकि सर्दियां थीं उसने मेरी एक चादर भी ओढ़ रखी थी। चादर के बारे में तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन ये वही कपड़े थे जो मेरे गायब हो गए थे। लेकिन लड़की कौन थी? मेरा बेटा उसके साथ क्या कर रहा था? उसने उसे उस घर में क्यों रखा हुआ था? सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं एक झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। वो दोनों मुझे देखकर ऐसे चौंक गए जैसे कोई गलत काम कर रहे हों। मैंने कहा, ये सब क्या हो रहा है? लड़की कौन है? तुम उसके साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? सवालों की बौछार कर दी। मेरा बेटा बहुत घबराया हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। मैंने उस लड़की से पूछा, तुम बताओ, तुम कौन हो? तो वह मेरे बेटे से भी ज्यादा घबराई हुई थी। इतने में मेरे बेटे का दोस्त वहां पर दाखिल हुआ, जिसे मैं अच्छी तरह जानती थी। ये मेरे बेटे का एक अकेला दोस्त था और बचपन से दोनों साथ थे। उसने मुझे वहां देखा तो कहा, आंटी, मैं आपको बताता हूँ, आपका बेटा, जिसे आप हमेशा नाकारा समझती रही हैं, उसने जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया कि उसने इस लड़की की जान बचाई है। इस लड़की को उसका अपना ही बाप बेच रहा था, लेकिन आपके बेटे ने उसे बचाया। ऐसा नहीं कि यह लड़की को पहले से जानता था, ये बिल्कुल भी नहीं जानता था, सिर्फ एक औरत समझकर उसकी मदद की। लेकिन फिर पता चला। अब आप यह बात कहीं और जा नहीं सकती, और आज हफ्ता हो गया है कि हमने इसे यहाँ रखा हुआ है। मैं इसे अपने घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे घर में तो संयुक्त परिवार है। 5. और यह आपको भी यह बात न बता सका कि आप इस पर गुस्सा करेंगे, लेकिन हफ्ते से यह लड़की का बिना किसी मतलब के ख्याल रख रहा है। इस लड़की का पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। आज ही कह रहा था कि मम्मी को मुझ पर शक हो गया है, क्योंकि यह आपकी चीज़ें इस लड़की के लिए ही घर से लेकर आ रहा था, क्योंकि इसका तो कोई भी नहीं है, और हमारे पास पैसे नहीं थे कि चीज़ें बाजार से खरीद पाते। कह रहा था कि मैं माँ को नाराज़ नहीं कर सकता, इसलिए इस लड़की को आश्रम छोड़ आते हैं,
जबकि आप जानती हैं कि वहाँ का माहौल भी आजकल कैसा हो गया है। बस हम लोग इसी मसले में उलझे हुए थे। आंटी, आपका बेटा बुरा नहीं है, यह सिर्फ इस लड़की की मदद कर रहा था। मैंने अपने बेटे की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ा था। मैंने उससे कहा, पागल, तुम अगर यह बात पहले बता देते तो क्या मैं तुम्हारा साथ न देती? मैं एक अच्छे काम में तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती, तुम्हारा साथ दे सकती थी। मेरे बेटे ने कहा, मैंने सारी जिंदगी कोई अच्छा काम किया ही नहीं मम्मी। मुझे पता नहीं था कि आप मेरा साथ देंगी या नहीं, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, पहली बार मुझे ये काम करके कुछ ऐसा लगा कि मैं कोई अच्छा काम कर रहा हूँ। मेरा इस लड़की से कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। अभी तक मुझे यह भी नहीं पता कि यह कौन है, लेकिन बस मैं एक इंसान समझकर उसकी मदद कर रहा था। आपने हमेशा यही सिखाया था कि अपने बाप की तरह मत बनना, औरतों की इज्जत करना, उनकी मदद करना, और यकीन करें मैं यही करने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने बेटे को गले से लगा लिया और उससे माफ़ी मांगी कि मैंने उसे गलत समझा। मेरे बेटे ने भी कहा, मुझे शायद आपको बता देना चाहिए था। हम इस लड़की को अपने घर ले आए। वो लड़की वाकई बहुत मजबूर थी। वह 2-3 हफ्ते से हमारे घर में ही रही थी। जब मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मैंने अपने बेटे से कहा, अगर तुम इसे पनाह देना चाहते हो तो इसे अपना नाम क्यों नहीं देते? तुम इससे शादी कर लो, इसे पनाह भी मिल जाएगी और तुम्हें एक अच्छी हमसफ़र भी। मेरे बेटे का कहना था, मैं कोई काम नहीं करता, मैं उसको पनाह कैसे दे दूँ? मैं आपके सहारे शादी नहीं कर सकता, पहले मुझे कुछ करना है। मैंने अपने बेटे से कहा, जब तुम इतना बड़ा काम कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? मैं तुम्हारा साथ दूंगी, फिर तुम कोई ना कोई काम कर लेना और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये फैसला करने से पहले हमने उस लड़की की भी राय पूछी। उसने कहा, इस शख्स ने मेरी जान बचाई है, मैं तो इसकी सारी जिंदगी के लिए भी गुलामी करूं तो वह भी कम होगी। मैंने उस लड़की का अपने बेटे के साथ निकाह करवा दिया, उसे बहू बना लिया, और जो काम मेरे बेटे ने शुरू किया था उसमें भी हिस्सेदार बन गई। उस लड़की का नाम नैना है और अब वह मेरे घर की बहू है। मैं आखिर में यही कहना चाहूँगी कि किसी भी इंसान को बेकार नहीं समझना चाहिए। इंसान ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर कुछ ऐसा कर सकता है कि वह भगवान की नज़र में सबसे अजीज़ हो जाए। मेरे बेटे ने उस लड़की की इज्जत बचाई, उसकी जान बचाई, उसे पनाह दी और फिर उसे अपना नाम देकर अपने निकाह में कबूल कर लिया। और मेरे ख्याल से इस बात के लिए मैं अपने बेटे पर जितना भी फ़ख्र करूं वह कम है, जो ऐसे बाप की औलाद है जिसने अपनी पत्नी की कदर नहीं की थी। लेकिन मेरे बेटे ने यह साबित कर दिया कि खून से ज़्यादा परवरिश का असर होता है। अब मेरे घर में भी रौनक लग गई है। मैं अपने बेटे और बहू के साथ बहुत खुश रहती हूँ। मेरे बेटे ने कारोबार भी शुरू किया है जिसमें बहुत तरक्की हो रही है। अब मुझे लोगों के घर का काम भी नहीं करना पड़ता। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।